नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आज जिस मुद्दे को आपने चुना है वो मुद्दा है, क्या हिंदुत्व पर अटैक कर कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। 71% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए, और दरअसल में इस मुद्दे को चुनने की वजह क्या है वो भी आपको बता दें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश में हिंदू और हिंदुत्व पर बहस एक बार फिर तेज है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार यह काम किया है कांग्रेस के दिग्गज यानी दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से करते हुए कहा कि हिंदुत्व का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिस पर सियासी बवाल मच गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हिंदू और हिंदुत्व की बहस चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी या फिर हिंदुत्व का निशाना साधकर कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। देश की बहस में आज का सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व पर बार बार निशाना साधने से कांग्रेस को नुकसान होगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आप यानी जो दर्शक हैं, जनता हैं, उनके सवाल भी शामिल करेंगे देश की बहस में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। राहुल के बाद दिग्विजय का हिंदुत्व विरोधी बयान। हिंदुत्व और हिंदू पर फिर से सियासी घमासान। हिंदुत्व का कोई लेना देना धर्म के साथ नहीं। हिंदुत्व का कोई लेना देना धर्म के साथ नहीं। राजनीति, इनका धर्म भले ही ना हो, लेकिन धर्म की राजनीति ये साहब बखूबी करना जानते हैं। और जब मौका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने का हो तो कांग्रेस के राजा साहब कैसे पीछे। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस के राजकुमार इटली से देश लौटे और धर्म का पतवार थामकर सियासी बैतरणी पार उतरने की कोशिश में लग गए। फिर भला मौके पर चौका मारने में माहिर दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह कैसे पीछे हटते। यहाँ तक कह डाला कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदुत्व खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म न खतरे में कभी था, न कभी रहेगा और न कभी है। जो लोग बताते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे के सारे तो हिंदू हैं, फिर भी खतरा में कैसे हो गया। इन सबके रहते हुए खतरा है तो फिर वाकई में कहीं ना कहीं भूल किसी स्तर पर है। दिग्गी राजा के बोल बेलगाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना दीमक से करके सियासी बवाल खड़ा कर दिया। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ करी। दिग्विजय सिंह ने ये विवादित बयान सोमवार को इंदौर में हिंदू और हिंदुत्व मुद्दे पर आयोजित चर्चा में दिया। इससे पहले राहुल गांधी भी आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर कुछ इसी तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के इस बयान को भी राहुल गांधी के आरएसएस और हिंदुत्व विरोधी एजेंडे का ही हिस्सा माना जा रहा है। बीते दिनों राहुल गांधी हों, सलमान खुर्शीद हों या फिर राशिद अल्वी, सबके सब कांग्रेसी नेता आरएसएस, हिंदुत्व, राम और अयोध्या पर विवादित बोल बोलते नजर आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का ये बयान भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सियासी समर में धर्म के तर्कश से हिंदुत्व का तीर बीजेपी पर चला हो तो फिर बीजेपी अपने शब्दवाण कैसे ना चलाए। कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह है। तो इस तरह के जो तमाम कांग्रेस पार्टी के फ्रीलांसर बकवास बहादुर हैं, उनकी बकवास बहादुरी इन्हीं की पार्टी का बंटाधार कर रही है। दिग्विजय सिंह की समस्या है कि जिहादी सोच वाले व्यक्ति हैं और जिहादी समर्थकों का हमेशा जो है वो उनको शक्ति देने का काम किया करते हैं। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान आ रहे हैं, क्या आगामी चुनावों से पहले किसी खास रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है, और क्या हिंदुत्व का निशाना साधकर कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, या फिर हिंदुत्व के सहारे सियासी बैतरणी पार करने की कोशिश है। तो सवाल यही देश की बहस में कि क्या हिंदुत्व पर निशाना साधने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। इस मुद्दे पर इस शो के दौरान आप अपनी राय साझा कर सकते हैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पर, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप जो भी अपनी राय देंगे उसका वीडियो भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार हम दोहरा दें, 9711002266। इस नंबर पर अपनी राय
साझा कर सकते हैं हमारे साथ। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, संघ विचारक प्रोफेसर संगीत रागी साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजीव जेटली साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल आलोक जी आपसे, ये कांग्रेस के तमाम नेता संघ को लेकर जिस तरीके के बयान देते हैं, ये सिर्फ रस्मदायगी है कि कुछ नहीं है तो सिर्फ संघ पर एक बयान दे दो, या कोई सोची समझी रणनीति है, सोची समझी दलील है? देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग जी, ना ये सोची समझी रणनीति है, ना ये कुछ और है, ये सच्चाई है और केवल सच्चाई को बयान किया। और ये सच्चाई आज से नहीं है, जब से आरएसएस बना है तब से यही सच्चाई है, यही उसका प्रारूप है, यही स्वरूप है और यही उसकी प्रकृति है। लेकिन मुझे आज दुख हुआ अनुराग जी, आपके शो में माननीय राहुल गांधी जी को कांग्रेस के राजकुमार कह के संबोधित किया गया। मीडिया को तमाम बीजेपी के हिंदुत्ववादी लोग गालियां दे रहे हैं रोज, और मीडिया फिर भी कांग्रेस पार्टी को इस तरह से संबोधित करता है। दुख हुआ। खैर, आप लोकतंत्र के चौथा पिलर हैं, हम फिर भी आपका सम्मान करते हैं। वो एक वर्तमान के सांसद भी हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इस तरह की शब्दावली मीडिया हाउस के द्वारा और खासतौर पर अनुराग दीक्षित के द्वारा होना मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुखद लगे। सर, अगर ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर माफी चाहता हूं अगर आपको इससे ठेस पहुंची है। लेकिन जो सवाल था मेरा आलोक जी, वो सवाल इसलिए था दरअसल में कि अगर आपको लगता है कि संघ देश को बांटने का काम करता रहा है, अगर आपको लगता है कि संघ व्यवस्था को खराब करने का काम करता रहा है, तो इस देश में दशकों तक तो सत्ता में आप ही रहे ना सर। आज तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले पाए आप? 2004 से 2014 तक, हाल फिलहाल में भी आप सत्ता में थे, क्यों नहीं कोई सख्त एक्शन ले पाए आप? मैं इसीलिए शुरुआत में आपसे पूछा मैंने कि ये सिर्फ रस्मदायगी बयान तो नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ बोलना है तो चलो संघ पर बोल दिया जाए बिना किसी दलील के। अनुराग जी किसके खिलाफ लेंगे? जो संस्था इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई आज तक कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, किसके खिलाफ आप जहर उगलने वाली संस्था के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? आप बता दीजिए, मोहन भागवत जी का चुनाव कैसे हुआ था? कोई संस्था जिसकी इस वक्त देश में 58,000 शाखाएं हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हम 10 साल सत्ता में थे, चाहते तो एक्शन ले सकते थे, एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या वाकई ये दलील हो सकती है आलोक शर्मा साहब? मुझे लगता है एक्शन, एक संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, किसके ऊपर आप एक्शन मतलब इस देश में ऐसी कोई भी संस्था अगर चल रही है जो आपके मुताबिक देश विरोधी, व्यवस्था विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा इसी पर टिकते हैं आलोक जी, थोड़ा इसी पर टिकते हैं आलोक जी, थोड़ा इसी पे बात कर। हाँ, ये जो आपने कहा, क्या वाकई ये दलील हो सकती है? अच्छा लगा। अगर आप उत्साह में गलत बोल गए तो आप माफी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए। नहीं, मैं समझता हूं कि हमने तो एक्शन लेकर भी वापस रिवर्ट किया। कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की, हिंदुत्ववादियों की नहीं। तो संघ को भी साथ लेकर चलते रहे आप? देखिए, मुझे लगता है कि संघ के ऊपर इस तरह की जो उसके पूरी आज तक का आप देख लीजिए कहां कृत्यों में वो रहे हैं संघ, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं सर अब, और जो मेरा सवाल था उसका जवाब जो आपने दिया उसमें थोड़ा विरोधाभास है। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत मैंने आपसे की है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी मुस्कुरा भी रहे हैं और हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। संगीत रागी साहब, आपने सुना आलोक शर्मा को और आपने सुना मेरे सवाल को भी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा अंतर यहाँ पर नजर आता है? संगीत रागी साहब, मैं एक संगीत भाई के बोलने से पहले एक छोटा सा मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। कर दीजिए। आरएसएस का ये चरित्र है कि वो इतने बहरूपिये हैं कि संगीत रागी साहब पिछले 4 साल में 4 नामों से बैठ चुके हैं टीवी पर। कभी वो राजनीतिक विश्लेषक, कभी वो आरएसएस विचारक, कभी वो आरएसएस समर्थक। यही आरएसएस है। अब बताएं संगीत रागी जी, आप अपने नाम क्यों बदलते हैं? संगीत रागी जी का परिचय देते वक्त हालांकि मैंने कहा कि वो संघ विचारक हैं, मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा, लेकिन अब वक्त प्रोफेसर संगीत रागी साहब का है। संगीत रागी साहब, जिस मुस्कुराहट के साथ इस वक्त आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसी मुस्कुराहट के साथ जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए और आलोक शर्मा साहब की मजबूरी क्या है उसकी वजह बताइए। मुझे देखिए अनुराग जी, आप मुझे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करें, आप मेरी कोई मजबूरी नहीं। अच्छा, अनुराग जी, आप कोई बात शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करें। आलोक जी, आऊंगा मैं आपके पास, बताऊंगा कि आखिर क्यों आपकी मजबूरी है। आलोक जी, बाकी पैनलिस्ट को शामिल कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मजबूरी क्यों है। मुझे मेरा सवाल याद रहेगा,
आप अपना जवाब तैयार कीजिएगा। संगीत रागी साहब। देखिए, आलोक भाई ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मैं एक छोटा सा कहूँगा, हो सकता है वो उतावले नहीं होंगे। कांग्रेस में जाने से पहले आलोक भाई भी जो हैं वो संघ के शिक्षित स्वयंसेवक हैं। ये मैं पुख्ते प्रमाण के तौर पर कह सकता हूँ। कोर्ट में घसीटूंगा आपको, इस टिप्पणी के लिए मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। कोई बात नहीं सोच सर, समझ के बोले कोई शब्दावली। मैं एनएसवाई से यूथ कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति हूँ। आपने मैं कोर्ट में हमसे घसीटूंगा व्यक्तिगत आपको, अपने शब्द बातचीत वापस में लें। कहा था कि आप संघ के स्वयंसेवक मैंने कभी रहे हैं। कोई चीज ये कभी आपने मेरा आरएसएस से व्यक्तिगत कोई दूर बातचीत में तक का हमें वास्ता बोली नहीं थी। रहा। कोई ये बात नहीं। आरएसएस वाले झूठ बोलने की बचपन से ही प्रेरणा लेके चलते हैं क्या? बात नहीं, इतना क्यों मैं बेचैन हो जा एनएसवाई रहे से हैं? रहा हूँ आज तक, कभी भी मैंने ऐसा नहीं रहा। आपसे ये नहीं कहा कि आप हिजबुल मुजाहिदीन के आप लोग कार्यकर्ता शब्दावली रहे पे हैं। नियंत्रण रखिए। मैंने आपसे आपके ये नहीं पास तो कहा प्रूफ कि है तो आप 1.5 साल का इस्लामिक पार्टी अभी के 1.5 कार्यकर्ता घंटे रहे का हैं। शो है। सर, क्यों या तो आप माफी परेशान? मांग के जाइएगा या क्योंकि आप मैं उसका सबूत बताइए। आपने ये बात अनुराग जी, मैं न्यूज़ में से संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, आपके पास ये जानकारी कहां से आई बता दीजिए आप लगे यार। वो कह रहे हैं वरना वो आपको अदालत में घसीटेंगे। सर, ऐसे ही 3-4 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं, एक और नया मामला क्यों अदालत में ले जाया जाए, बता दीजिए आप। देखिए, हाँ बिल्कुल, चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी इसलिए मैंने टिप्पणी कर दी। बड़ा परेशान हुए। अरे मुझे तीन मूर्ति के गेट पर मिले थे, उन्होंने कहा था कि संगीत रागी साहब आप व्यक्तिगत गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी मत कीजिएगा। मैं भी संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मैं भी संघ से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मेरी भी विचारधारा आपसे मिलती जुलती रही है। बट क्या करें, अब क्योंकि कांग्रेस में है तो हमारी ये सुन लीजिए ना। अरे अब क्यों इतना परेशान है? आप इतना डरते क्यों हैं? बहुत 4 महीने में आप अपना विश्लेषण क्यों बदल देते हैं? आपकी सुना बताइए आप क्यों बदलते हैं? मैंने तो प्यार से सुना, जो आपने कहा मैं उसे देश के सामने रख रहा हूँ कि अंदर आपने ही मुझसे कहा था कि संघ की विचारों से मैं, आप भी सहमत हैं हमसे, लेकिन क्या करें, राजनीतिक मजबूरी है, आप कांग्रेस पार्टी में है, इसलिए नहीं ऐसा कर रहे। झूठ बोलने के मास्टर हैं, आरएसएस की ट्रेनिंग ही है। अरे भाई, अब तो ये बात तो मैं भी आप पर कह सकता हूं आलोक जी। ठीक है, माफ कीजिए प्रोफेसर संगीत रागी साहब, आलोक शर्मा साहब माफ कीजिए। देखिए, आज का जो विषय है और आज के विषय से जुड़ा जो मेरा सवाल है उसका जवाब दें प्रोफेसर संगीत रागी तो बेहतर होगा। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों के चलते काफी वक्त इस डिबेट का चला गया। सर संगीत रागी साहब। ओके, दूसरी बात देखिए, पहली बात तो कि दिग्विजय सिंह की बातों को बहुत गंभीरता से इस देश को नहीं लेना चाहिए। देखिए, 26/11 के मामले में यही व्यक्ति है ना जो कहा कि आरएसएस का हाथ है। ये आदमी वैसा व्यक्ति है जो हमेशा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खड़े रहे हैं। आपको याद है उस मामला में वो इस्लामिक टेररिस्टों के साथ खड़े थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जाकिर नायक जैसे इस्लामिक टेररिज्म को खुलेआम तौर पे पब्लिक सपोर्ट करने वाले व्यक्ति के साथ जाकिर जी कहते थे। कांग्रेस पार्टी विधिवत इनके साथ, इनके अपने संबंध थे जाकिर नायक के साथ, जो रोज जहर उगलता है, आज तक इनके खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। दीपक देखिए, इस देश को किसने चाटा है, किसने दीमक की तरह खाया है? यदि ऐसा था तो नेहरू जी क्या दीमक के साथ उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया था? जब गाय बचाने के लिए, गाय को प्रोटेक्शन के लिए जब कमेटी बनी थी तो गुरु गोलवलकर जी को बुलाने के लिए, उस कमेटी का हिस्सा बनाने के लिए श्रीमती गांधी ने बुलाया था। दीमक के लिए किया था क्या? 1971 से लेकर के देश जब पाकिस्तान बना उस समय तो सारे कांग्रेसी पाकिस्तान से भाग करके चले आए थे। वहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तो आर्य समाज थी, हिंदू महासभा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। अब कौन देश को चाटा है, किसने दीमक की तरह खाया है, कौन परिवार पल्वित पुष्पित हुआ है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं उत्तर देता हूं जी। मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास एक एक करके। आलोक जी, 4 पैनलिस्ट हैं, चारों को शामिल किया जाए। प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव साहब आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी संस्था जिसका पिछले 5-7 दशक में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, उस पर सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, वैचारिक असहमति हो सकती है, इस तरीके का बयान देने से नहीं बचना चाहिए जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया? जी नहीं, बहुत अच्छा बयान दिया है, सही बयान दिया है
और मैं इस बयान का समर्थन करता हूं। आरएसएस एक दीमक है, आरएसएस शुड बी बैंड। इसको सरदार पटेल जी के समय बैन कर दिया गया था, गांधी जी की हत्या के बाद, और उसके बाद माफीनामा गोवलकर जी ने लिखा और फोर्स किया गया उनको कि यू प्लीज जस्टिफाई कि आप कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तब गोवलकर ने लिख करके दिया कि वी विल रिमेन ओनली अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, पूरा लिखित में दिया है ये माफीनामा गुरु गोवलकर ने। उसके बाद प्रोफेसर रागी माफ कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, बात करेगा, प्रोफेसर रागी मैं आऊंगा आपके पास, पहले बात सुन लें। लोगों को आपस में आप भिड़वाएंगे। इस देश के सोशल फैब्रिक को बचा के रखने की जरूरत है। ये जातियों के नाम पे लड़वाएंगे, ये धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, ये लड़वा के सत्ता में आना चाहते हैं, पूंजीपतियों के एजेंट है। ये गोवलकर को भी बेच के खा गए, ये गोवलकर को भी बेच के खा गए। गोवलकर स्वदेशी कहते थे और यहाँ आरएसएस का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 100% एफडीआई की बात करता है। जो जजमेंट आया है दो इनका कुछ नहीं है। 2018 का जजमेंट भी पढ़ो ना। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए बीजेपी इनका पॉलिटिकल माउथपीस है। प्रोफेसर संगीत रागी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जितने दम के साथ आप यहाँ स्टूडियो की बहस में कह रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, 30 साल तक, लगभग 30 साल तक पश्चिम बंगाल में एक ही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही जिसको आप सपोर्ट करते हैं। क्या राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया? त्रिपुरा में लंबे वक्त तक आप सत्ता में रहे, क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया गया? जो राज्य के स्तर पर कदम उठाए जा सकते थे वो क्यों नहीं उठाए? इसीलिए मैंने शुरुआत में आलोक शर्मा साहब से भी यही सवाल पूछा था, ये बयान रस्म अदायगी क्यों चुनाव से पहले? कथनी और करनी में अंतर क्यों विपक्ष का? हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगा आपको। 35 साल लेफ्ट का, आप सुनिए ना, पहले सुनिए मुझको। 35 साल लेफ्ट का शासन रहा है, लेफ्ट वहां पर वेस्ट बंगाल में कम्युनल राइट्स होने नहीं दिए और हिम्मत नहीं थी कि आरएसएस वाले आकर के। अरे सर, स्टेट में बैन कर देते ना संघ को। लेफ्ट का शासन है, स्टेट में बैन कर देते ना। 35 साल बैन रही क्या पश्चिम बंगाल में संघ स्टेट में? बिल्कुल बैन ही समझिए क्या? अरे समझिए और करने में बहुत अंतर होता है विवेक श्रीवास्तव साहब। कहां थे? ना ऐसे शब्दों के मायाजाल में मत फंसाइए। आप ये कहिए कि ये हमारी चूक रही, आप ये कहिए कि हमारी चूक रही, हम नहीं कर पाए 35 साल तक सत्ता में रहते हुए, या ये कहिए कि सिर्फ स्टूडियो में इस तरीके के बयान देते हैं समाज को गुमराह करने के लिए। दोनों में से कोई एक बात है, या तो 35 साल के शासन की विफलता है आरएसएस के मोर्चे पर, या स्टूडियो में सिर्फ रस्म अदायगी बयान है। विवेक श्रीवास्तव, अरे भाई कौन से शासन की विफलता? कहां है आरएसएस? नहीं, अब आप जबरदस्ती जस्टिफाई कर रहे हैं। आरएसएस को बंगाल में एंट्री नहीं करने दी हमने। संगीत रागी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आप जरा मुझे पश्चिम बंगाल में संघ की जो उपस्थिति रही है पिछले 3 दशकों की वो बताइएगा। लेकिन संगीत रागी साहब, उससे पहले जरा राजीव जेटली साहब का रुख करता हूं। राजीव जेटली साहब लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं। राजीव जेटली साहब, दिग्विजय सिंह पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने संघ को लेकर इस तरीके का बयान दिया हो। कांग्रेस के नेताओं की लंबी लिस्ट है जो लगातार संघ को निशाने पर लाते रहे। क्या कुछ इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? अनुराग जी, जब कोई काम, अच्छा काम आगे बढ़ता है तो वो शक्ति का स्वरूप ले लेता है और कई लोगों को शक्ति से डर लगता है। जब भी कोई अच्छा काम आगे बढ़ता है, बुरा काम तो आगे बढ़ नहीं सकता, उसका तो अंत होता ही होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का अंत हो चुका है। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा और मैं दोबारा कोट कर लूँगा, शक्ति का स्वरूप ले जाएगा। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं, उन लोगों से कभी आपने पूछा है कि आइए हम अहमदियों पे चर्चा करते हैं, आइए हम शिया पे चर्चा करते हैं, आइए हम सुन्नी पे चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं वो लोग। उनका सबसे जो सहुदत वाली बात आती है वो हिंदू और हिंदुत्व में आ जाती है। और देखिए, राहुल गांधी जी ने पीछे एक स्टेटमेंट जो राजस्थान में दी थी, उसके अंदर बोला था कि जो आगे से खंजर घोंपता है वो हिंदू कहलाता है और जो पीठ पे खंजर खोलता है वो हिंदुत्व कहलाता है। मतलब हिंदू हत्यारा, आगे से घोंपने वाला भी हत्यारा हिंदू, पीछे से घोंपने वाला भी हत्यारा हिंदुत्व, दोनों ही हत्यारे। और जो बाकियों के बाकी जिन समाज के साथ ये लोग चलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, उन पर चर्चा भी नहीं करते। उन्हें तो ये कहते हैं कि हम आप ही की पार्टी हैं। उर्दू सम्मेलन में कहते हैं हमारी तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई, इनसे पूछिए आलोक जी से, आलोक जी, अगर इस देश के अंदर हिंदू ना होते तो आपका नाम आलोकुद्दीन होता, आलोक शर्मा ना होता। बता दिए कोई एक वजह मुझे ऐसी बता दीजिए जिस वजह के अंदर हिंदू के ना होने पे देश भारत होता, हिंदुस्तान होता या इंडिया होता।
ये हो ही नहीं सकता था। जिस आधार पे आपने देश को बांटा था वो आधार ही धर्म था। तो अगर ये भी ना रह जाते तो आप भी अलौकुद्दीन होते, ये विवेक जी का भी कुछ और नाम होता, ये आज इतनी जोर से चिल्ला नहीं रहे होते, ये भी नहीं कह रहे होते मैं आपको कोर्ट में खींचूंगा, क्योंकि ये अधिकार भी आपके पास ना होता। तो ये समझने की जरूरत है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं उन्हें ये समझने राजीव जी, ऐसा तो नहीं है कि आप संविधान निर्माताओं का हक भी छीन ले रहे हैं? बना क्योंकि इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं छीन रहा हूं मैं, संविधान निर्माताओं का हक नहीं छीन रहा हूं। हमने तो देखा है संविधान के अंदर किस तरीके के बदलाव करने की कोशिश की गई थी। आपको पता होगा ना, हिंदू कोड लेकर आया गया था, हिंदू कोड। अरे एक देश एक धर्म, लेकिन हिंदू कोड आज नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि हिंदू कोड को किसी तरीके से लागू किया जाए। क्यों? एक कानून अलग, दूसरा कानून अलग। दूसरा कानून किसके लिए? अगर कोई उस व्यक्ति मुसलमान है, उसके ऊपर कोई कानून लगाएंगे तो उसमें खौफ पैदा होगा कि मैं इस देश में इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। यह प्रथा तब से शुरू कर दी गई थी और गाली आज दी जा रही है। अरे भाई, जिन लोगों की वजहों से आपके नाम है, आप उन्हें गाली दे रहे हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें दीमक बता रहे हैं। कोड आपका एक ही है। दीमक तो आप लोग हैं। हिंदू मुसलमानों दोनों का क्रिमिनल कोड एक है सर। आपने पूजा पाठ और पद्धति को छोड़ करके क्रिमिनल कोड एक है। गहराई से खड्डा कर दिया, किसी को पता नहीं चला। आप लोगों ने अनुराग जी, पश्चिम बंगाल के हिंदू यहाँ सुरक्षित था, है, रहेगा। विवेक श्रीवास्तव मैं आऊंगा आपके पास, विवेक श्रीवास्तव मैं आऊंगा आपके पास। आप बताइएगा जरूर आंकड़ों के लिहाज से कि 3 दशक तक, 35 साल तक जब लेफ्ट का राज था पश्चिम बंगाल में, तो संघ को प्रतिबंधित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए थे। और प्रोफेसर संगीत रागी से पूछूंगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3-4 दशकों में संघ की भूमिका किस तरीके की रही है। अगर बड़ा अंतर है तो बड़ा सवाल विवेक श्रीवास्तव साहब आपसे भी है। लेकिन आलोक शर्मा साहब, विवेक जाऊंगा आपके पास एक एक करके। आलोक शर्मा साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप कहिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि मीडिया पर बैठकर हिंदुओं के ठेकेदार चैनल के गेस्ट को कहते हैं कि आपका नाम तो खान होता, अलौकुद्दीन होता, और काउंटर नहीं करता है मीडिया का एंकर। बड़ा दुर्भाग्य। अनुराग जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं आप सर। लोकतंत्र के चौथे। आलोक शर्मा साहब, शायद आपने सुना नहीं, मैंने राजीव जेटली साहब से कहा कि कहीं आप संविधान निर्माताओं का हक तो नहीं मार रहे हैं। आप शायद मेरे सवाल को सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर सुन नहीं पा रहे हैं। तकनीकी कुछ दिक्कत हो सकती है सर। अनुराग जी, इतना डर के कहेंगे क्या आप? इतना डरते हैं आप लोग बीजेपी से? कोई बात नहीं, खैर आप देखिएगा। ना मुझे आपसे ऊर्जा की जरूरत है और ना आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। आलोक शर्मा साहब, बड़े अदब से आपसे कह रहा हूं, जो सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वही सीधा सवाल राजीव जेटली साहब से भी पूछ रहा हूं। बयान दिग्विजय सिंह का है जिस पर सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी अगर यहाँ हिंदुओं के ठेकेदार हिंदुत्व के ठेकेदार करेंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। तो आप सुनिए ना, जिस एंकर की भूमिका को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो एंकर सवाल क्या कर रहा है उसके काउंटर में, उसको भी सुन लीजिए सर। तकनीकी दिक्कत है तो बताइए, मैं अपनी ब्रॉडकास्ट टीम से बोलता हूं, आप तक आवाज साफ पहुंचे। कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, मुझे सब सुनाई दे रहा है और दर्शक भी सब समझ रहे हैं। हिंदू कोड बिल आया 1956 में, आरएसएस ने विरोध किया। उसके बाद इनकी सरकार चले 7 साल, 8 साल मोदी जी को हो गए और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। बाबू ने भी विरोध किया था। तो अरे भाई सुनिए ना जरा, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार चलते चलते 16 साल हो गए और इस बार तो पूर्ण बहुमत है, तो सरकार क्या पकौड़े तल रही है? उसको क्यों नहीं स्क्रैप कर दिया आप लोगों ने? खत्म क्यों नहीं कर दिया? खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि साहब वो दिग्विजय सिंह जिहादी सोच के हैं, इस्लामिस्ट टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और तमाम ला 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 ला। तो भाई वो अभी तक खुले क्यों घूम रहे हैं? वो तो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो आपकी सरकार क्या पकौड़े चल रही है क्या? मध्य प्रदेश में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी आप ही की सरकार है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि शमशान कब्रिस्तान की बात मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने की हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वो आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, इसलिए उनके दिमाग में तो सारी चीजें वही रहती हैं। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पूरे साहित्य में भक्ति काल में हो कैसे सकती? भक्ति काल में उससे पहले कब्रिस्तान की ही सूरदास, एक मिनट, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उससे पहले केवल कब्रिस्तान, और उसके बाद मॉडर्न युग में स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़े कोई हिंदुत्ववादी नहीं रहे हैं लोग, या हिंदू धर्म के पुरोधा नहीं रहे। अगर कहीं पर भी हिंदुत्व शब्द का इनके साहित्य में कहीं पर भी कोई शब्द मिले तो हमें जरूर बताइएगा भाई कहां पर था। स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर भी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया हो तो
सर ये भी बता दीजिए, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? जब आप इतिहास में जा रहे हैं तो पिछले 1-2 महीने 6 महीने की टाइमलाइन भी बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, मुझे बता दीजिए। राशिद अलवी क्या कहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आपको ये सब सूट करते हैं, बीजेपी को जैसे आपको सूट करते हैं की भाषा है। नहीं, ये बीजेपी की भाषा है। अनुराग जी, आप अपने आप को क्यों कटघरे में बार बार बीजेपी बिल्कुल नहीं सर, करवा रहे हैं? जैसे राजीव जेटली साहब से काउंटर कर रहा हूं ऐसे आपसे काउंटर कर रहा हूं। अरे साहब छोड़, जब आप पिछले दशकों की शतकों की टाइमलाइन बता रहे हैं तो पिछले 6 महीने की भी टाइमलाइन बताइए ना, बताइए। सुनिए ना जरा, बताइए सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं हिंदुत्व को लेकर। एक मिनट सुनिए ना सर, मैं तो कह रहा हूं अगर सलमान खुर्शीद जी ने कोई चीज गलत की है तो वो खुले क्यों घूम रहे हैं? और हरिद्वार में अगर हेट स्पीच देने वाले बाबा खुले घूम रहे हैं तो किसकी शह मिल रही है उनको? शायद आपने कोई शो नहीं किया उस हेट स्पीच के ऊपर न्यूज नेशन चैनल। मैं फिर कह रहा हूं, अभी शायद अब तक लग रहा था कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब लग रहा है कि कुछ ब्रॉडकास्ट की भी दिक्कत है, आप तक तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको यूट्यूब की क्लिप्स भेजूंगा, अपने ही शो की, जरूर देखिएगा कितनी बार उस मुद्दे को उठाया है और किस तरीके की लाइन के साथ उस मुद्दे को उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो तमाम शो पसंद आएंगे सर। अभी तक वो सारे के सारे जो जिन लोगों ने हेट स्पीच दी और एक धर्म को नष्ट नाबूद करने की बात की, वो सब छुट्टे घूम रहे हैं। और एक वो कौन सा ऐप आया था, बुली ऐप कौन सा आया था, उसमें 6 हिंदुओं के बच्चे जेल की सलाखों में हैं और ये लोग सही है गलत है? बैठकर टीवी पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जेल में है, ये सही है गलत है? सही है ना? ठीक है, आपने हिंदू बच्चे बोला इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक ऑडियंस, ठीक है, सारे नाम पढ़ लीजिए, बिश्नोई सिंह सब वही हैं। ये लोग हिंदुत्व जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 18 साल की बच्ची, 21 साल का बच्चा, उनका ब्रेन वॉश करने का काम आरएसएस करती है। ठीक है। आलोक जी, उम्मीद करता हूं कि अब ना ब्रॉडकास्ट की दिक्कत होगी ना टेक्निकल दिक्कत होगी, आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे। संगीत रागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, एक ऑडियंस हमारे साथ है इंदौर से, नेहा अग्रवाल। नेहा, कहिए अपना सवाल, किससे है, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो नेहा, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, नेहा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, जो सवाल मैंने आपसे किया था विवेक श्रीवास्तव साहब के संदर्भ में, आप थोड़ा बता सके कि पिछले 3-4 दशकों में पश्चिम बंगाल में संघ की क्या भूमिका रही है? क्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, क्या पूरी तरीके से खत्म था, या पिछले 4 दशकों में बहुत बड़ा है, फला है, फूला है संघ पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैं बहुत 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। नहीं, 1 मिनट में कीजिए सर। विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहो हिंदू है। विवेकानंद जी ने साथ में यह भी कहा कि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। सुनिए, एक मिनट सर, मैं कहीं शब्द है तो मुझे दिखाइए, मैंने तो खूब ढूंढ लिया। तो जो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लिए खतरा है, वो दृष्टि ही हिंदुत्व है। जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हिंदू है, वो हिंदुत्व है, यानी हिंदू की भावना होना। जब उन्होंने कहा कि वेदांतिक माइंड होना चाहिए और इस्लामिक बॉडी होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का संगठन होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी वेदांतिक स्पिरिचुअल, ये हिंदुत्व है। दूसरी बात, बंगाल में सही है कि वामपंथियों ने काम नहीं करने दिया संघ को ठीक से, लेकिन कौन उनके लिए आया? वो चूंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा करके अपना वोट बैंक खड़ा कर रहे थे। और ये एक के बाद एक रिपोर्ट जो है, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है। टीवी राजेश्वर कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए राज्यपाल नहीं थे, कांग्रेस के जमाने के राज्यपाल थे, आईबीए के डायरेक्टर रह चुके थे। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से, सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदू औने पौने दाम पर अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान है वो बांग्लादेशियों को बसा करके अपनी संख्या बढ़त कर रहे हैं। ठीक है। और संघ की शाखाओं को इन्होंने, अरे कौन दंगा करेगा? ठीक है सर, 1 मिनट से भी ज्यादा हो गया। संगीत रागी साहब, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन आपने विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे थे
उनकी बातों में दम है, इस बात पर आपने मोहर लगाई अपनी दलीलों के साथ कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा संघ का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन राजीव जेटली साहब, एक सवाल जो आलोक शर्मा ने यहां पर खड़ा किया, अगर दिग्विजय सिंह ऐसा बयान देते हैं जिससे माहौल बिगड़ता है, अगर सलमान खुर्शीद कोई विवादित बयान देते हैं, राशिद अल्वी कुछ ऐसा बोलते हैं, सर राज्य में, केंद्र में, हर जगह तो सत्ता में आप हैं, गिरफ्तारी कब, एक्शन कब और क्यों नहीं? आपको भी सूट करता है क्या ऐसा बयान? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा जनता द्वारा निर्धारित की जाती है और ये सजा भुगत रहे हैं अपनी। इससे बड़ी सजा क्या होगी इनकी? जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हों, जो बड़े पदों पर रहे, राजीव जेटली साहब, तो 5 साल के चुनावी नतीजों से देश चलेगा या कानून से? वाली मैंने आपसे कहा, जिसका इनका राजनीति, इनकी सेवा नहीं थी, इनका व्यवसाय था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बयान ऐसा है जो देश को तोड़ता है तो एक्शन क्यों नहीं, तब जबकि सत्ता में आप हैं? या आपको भी सूट करते हैं ऐसे बयान? बयान हमारे देश को नहीं तोड़ता, बयान इन लोगों को तोड़ता है। इस देश की जनता तो अब जागरूक हुई है। इस देश की जनता, तो अगर ऐसे बयान इन्हीं को तोड़ते हैं तो आप तो स्वागत कीजिए दिग्विजय सिंह का, शुक्रिया कहिए उन्हें। हाँ, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज भुगत भोगी कौन है? दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी है, इनकी नीतियां हैं, जिन्होंने इस देश को छोटा सा समेट करके रख दिया था, संसाधनों को छोटी सी जगह पे बंटवारा करने की कोशिश की थी। जो खुलकर बोलते हैं अपने आप को कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, उसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ा। तो राजीव जेटली साहब स्वागत कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, हर किसी का स्वागत कर रहे हैं राजीव जेटली साहब। राजीव जेटली साहब कह रहे हैं कि नहीं, कानून से काम नहीं लिया जाएगा, 5 साल के बाद चुनावी नतीजों पर देखेंगे। हम तो राहुल गांधी जी का भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी का भी स्वागत करते हैं कि जब चुनाव आ जाते हैं उन्हें इस देश को छोड़ करके भागना पड़ता है। विवेक श्रीवास्तव, ये क्या कांग्रेस बीजेपी की नुरा कुश्ती है क्या? उनके विचार जिसमें जनता पिस रही है। विवेक श्रीवास्तव, क्योंकि उनके कांग्रेस बीजेपी की नुरा कुश्ती है क्या? जो हिंदू को लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक बताते हैं। जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं अनुराग जी, जो हिंदू को लश्कर तैयबा से खतरनाक बताते हैं, वो विचार उनका पीछा करते हैं नहीं है कांग्रेस बीजेपी की। उसके बाद चाहे वो जनेऊ पहन ले, वामपंथियों ने, अब सुन लो भैया, राजीव जेटली सुनिए जरा। और हालांकि, अरे सुनिए, खड़े हो बाद में पहन लीजिएगा। अब आप सुनिए बात को। वामपंथियों ने कांग्रेस के खिलाफ भी हम रहे हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन की नीति पर, लेकिन हम कांग्रेस की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर दल है। 70 साल तक इस देश में दलितों का उत्थान और एक सेक्युलर कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन कांग्रेस ने किया है। वामपंथियों के सुझाव पे बैंकों का नेशनलाइजेशन भी कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस, कम से कम हम कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, बंगाल में भी, केरला में भी, लेकिन हम कांग्रेस को एक एंटी नेशनल पार्टी नहीं मानते। ठीक है, रोहित वो एक अपने तरीके से देशभक्त पार्टी है और उसका नेशनल कंट्रीब्यूशन है आजादी की लड़ाई में भी, आजादी की लड़ाई के बाद। रोहित चहल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, रोहित चहल, आपसे पहले बीजेपी के ही प्रवक्ता राजीव जेटली थे जो कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह अगर ऐसा कुछ विवादित बयान देते हैं तो उससे देश नहीं टूटता है, उससे दिग्विजय सिंह की मुश्किलें ही बढ़ती हैं। क्या आप भी राजीव जेटली के साथ हैं? क्या आपको भी लगता है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 5 साल बाद चुनावी नतीजे आएंगे, तब जनता तय कर लेगी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद, लगता है कि रोहित चहल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, ये तो कंट्राडिक्टरी बयान है ना बीजेपी का भी। एक तरफ आप बवाल मचाते हैं बयान पर कि देखिए कैसा बयान ये दे रहे हैं यहां पर आरएसएस के खिलाफ, दूसरी तरफ जब आपसे आलोक शर्मा नजर में नजर डालकर पूछते हैं कि एक्शन क्यों नहीं, तो अब आप चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी कोर्ट में माफी मांग चुके हैं आरएसएस के खिलाफ। आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सब कोई जानता है, ये आलोक जी भी जानते हैं, पंडित आलोक जी भी जानते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं बोलते हैं क्योंकि अब उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। जो संगठन 43,000 वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहा हो, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में जहां एक व्यक्ति नहीं जाता हो, जहां रिमोट एरियाज में वनवासी क्षेत्रों में जाकर के कोई काम हो, कांग्रेस का एक संगठन, उप संगठन तो बताए जो काम करता हो।
जो दलित बस्तियों में हजारों में 4.5 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, 4.5 लाख से ज्यादा संघ परिवार का प्रोजेक्ट काम कर रहा है दलित बस्तियों में, बनवासी जो बनाता ये भी आपके शागिर्द बनाते हैं। ये मॉब लिंचिंग जो होती है ये भी आपके मोटिवेशन से होती है। वामपंथी लोग क्या समझेंगे? ये मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप देने की बात भी आप ही करते हैं सर। हत्या करके तो आप प्रेम की बात भी तो कर लेना इस देश में। अब मंदिरों को आपने उत्तराखंड में और कर्नाटका में वापस पंडितों के हाथ दे दिया। दोनों भाइयों को इस देश में दलित कब बने का पुजारी? उनकी मां को आपके पास आप एक अपर कास्ट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट रखते हैं जो इस देश में टेररिस्ट आपके हिसाब से 14% मुसलमानों से 80-85% हिंदुओं को डरना चाहिए। का पूरा चरित्र यह है पूरी दुनिया में, वामपंथियों और इस्लामिक टेररिस्ट दोनों के काम करने की वामपंथी पे नहीं, डिबेट आरएसएस पे हो रही है। आप अपने बारे में बात करिए। स्वामी विवेकानंद बहुत महान थे। स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा कि ये बुल्ली बाई ऐप जैसी चीजें आप बनाइए, इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। ये यंग बच्चों के माइंड को पॉइजन करना आरएसएस का काम है। ये आपकी जो हिंदूवादी नीतियां हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। ठीक है, माफ कीजिए संगीत रागी, स्त्रियों के साथ, ठीक है, माफ कीजिए संगीत रागी, हमारे साथ रोहित चहल जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन रोहित चहल, राजीव जेटली अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का कोई नेता विवादित बयान देता है तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, 5 साल के चुनावी नतीजों के बाद तय होगा। उस बयान का क्या कुछ मतलब है? मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि क्या देश कानून से चलेगा? अगर आपको लगता है कि इससे देश टूट रहा है तो लीगल एक्शन क्यों नहीं, जब स्टेट में आप, सेंटर में आप, या देश चुनावी नतीजों से चलेगा? देखिए, देश संविधान से चलता है, बिल्कुल अनुराग जी आपने सही कहा, कानून से चलता है। और सबसे बड़ी अदालत जो है देश के अंदर वो जनता की अदालत है। जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि राहुल गांधी जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, मानसिक दिवालीपन के जो शिकार हो चुके हैं, जिस प्रकार से वो लगातार, राहुल गांधी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा आतंकवाद जो है जैश मोहम्मद से ज्यादा बड़ा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। जिस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवादी बताना, एक हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताने की डेफिनेशन जो कांग्रेस पार्टी ने दी, हम सबने देश के अंदर देखा। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है उनमें कंपटीशन लगा हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं बलात्कार करते हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर का लगातार कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर खड़ा होकर विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने लगातार राम जी के अस्तित्व पे, जब कोर्ट के अंदर 2007 के अंदर हलफनामा देकर कांग्रेस पार्टी ने राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया, उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे? जिस प्रकार से कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें तो 90% वोट मुसलमानों के चाहिए। रोहित चहल, आपने बयान तो सारे गिना दिए। रोहित चहल, आपने बयान तो सारे गिना दिए, लेकिन जो मेरा सीधा सवाल था वो ये कि अगर कमलनाथ कोई आपत्तिजनक बयान देते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप हैं और दिल्ली में भी आप हैं, क्यों नहीं गृह मंत्रालय हरकत में आ जाता है? क्यों नहीं उन पर आरोप लगता है देश को तोड़ने का? दिग्विजय सिंह जी को धूल चटाया किसने? एक साध्वी ने। दिक्कत तो इनको होगी ना, तकलीफ तो होगी। आज इनको पता लगता है जनता की अदालत में इनको मैं आपकी इस दलील से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी को जनता, रोहित चहल माफ कीजिए, ना आपकी ना राजीव जेटली की, आप दोनों की इन दलीलों से सहमत नहीं हूं कि जनता तय करेगी। अगर इन बयानों पर आप आरोप लगाते हैं कि इससे देश टूटता है तो 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए सर चुनावी नतीजों के लिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। नहीं है, देखिए बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है, जहां जो है, और बिल्कुल देखिए आलोक शर्मा तो आपको सीधी चुनौती दे रहे हैं, एक जगह बताइए जहां कानून अपना काम कर रहा हो इन बयानों पर। अरे सर, कानून में सबसे बड़ा मैं बताया जनता की अदालत सर, जनता, मैंने भोपाल बताया, दिग्विजय सिंह अमेठी बताया, राहुल गांधी ठोककर जनता ने भगाया, एक छोटी सी टिप्पणी करूं, भगवा आतंकवादी बताने पे धूल चटा दी दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी इनके नेता को। जाकिर नायक अगर देश को तोड़ने का बयान देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। दिग्विजय सिंह अगर आपके मुताबिक देश को तोड़ने का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन चुनावी नतीजों में होगा। ये कैसी दलील है रोहित चहल? देखिए, अगर 2 व्यक्ति समान रूप से देश को तोड़ने का काम करते हैं आपके मुताबिक, तो एक्शन में अंतर क्यों? बिल्कुल अंतर नहीं है और अंतर होगा भी नहीं, आप निश्चित तौर पे रहिए। जो हिंदुत्व के बारे में, सलमान खुर्शीद पर कुछ एक्शन हुआ क्या जिस पर बयानों का बवाल बचा? राशिद अलवी पर कुछ हुआ क्या? पार्टी से सवाल कीजिए ना, आप आलोक जी से पूछिए। अरे सर, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछ रहा हूँ रोहित चहल साहब। कोई एक नेता जेल के पीछे गया क्या? किसी एक नेता को जेल छोड़ना पड़ा क्या? या तो आप जाकिर नायक की तुलना मत कीजिए नेताओं से। आपके नेता राहुल गांधी के अंदर वो इसलिए क्योंकि वो इटली से आते हैं। दलील में दम नहीं है, दलील में दम नहीं है। दोबारा रुक करूंगा। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संगीत रागी, तीसरी बार आलोक जी मांगूंगा। आलोक जी माफ कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। आरएसएस का क्रिटिसिज्म, देश का क्रिटिसिज्म कैसे हो गया? आलोक जी मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संगीत जी कहिए। देखिए, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, आलोक जी उसका उत्तर बेहतर देंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी दोनों राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए लायबिलिटी है। और कोई अपोजिशन का पार्टी जब दूसरे पार्टी अपने विपक्षी को देखेगा कि वहां पर खुद ही लायबिलिटी है, जब नाव में खुद ही छेद और पानी भर करके डुबोने के लिए है, तो ज्यादा वो चाहेगा ना कि वैसी लायबिलिटी रहे, वहां पे रहनी चाहिए। इसीलिए ये सिर्फ मेरी टिप्पणी नहीं है, ठीक है, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात कर लीजिए सर। ये वो व्यक्तिगत बातचीत में यही कहेंगे। संगीत रागी साहब, नेताओं वाली टिप्पणी है सर, राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर लीजिए। आपकी टिप्पणी का सम्मान, लेकिन ये नेताओं वाली टिप्पणी है। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए। राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी ऑन द कांग्रेस पार्टी। कि मुझे लगता है कि यही भाषा शुरू में अनुराग जी ने युवराज वाली कही है, वही आरएसएस के एक विचारक ने कही। चलिए खैर, मैं विचारक नहीं हूँ सर, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। मेरे लिए ज्यादा कभी विचारक हैं, कभी समर्थक हैं, आपका पता ही नहीं चला अभी तक इसको क्या इच्छा करे। एक इतना जरूर है कि आप बीजेपी के मनुष्य हूँ, अब सुनिए ना भाई, सुनिए, नीचे मनुष्य लिखा है, नागरिक भी हूँ। नीचे मनुष्य लिखा है। आपको जिस रूप में गाली देना है आप मुझे दीजिए गाली। व्यक्तिगत हमलों से बचिए। संगीत रागी साहब सुन लेते हैं। आलोक जी कहिए। आप नीचे मनुष्य लिखवाया करें, फिर आरएसएस समर्थक प्रवर्तक मत लिखवाया। कहिए आलोक जी, मैंने कहा फिर वापस आते हैं। मैंने नहीं कहा आलोक जी कहिए अपनी बात। आप उस समय जब आपके नीचे आलोक जी कहिए अपनी बात। आरएसएस समर्थक और आरएसएस विचारक लिखा जाता था, तो क्या आप मंदबुद्धि बालक थे क्या तब? खैर मुद्दे पर आते हैं। देखिए, 3-4 विषय यहाँ बालक जो है वो यूनिवर्सिटी का व्यक्तिगत आरोपों से बचते हैं। आलोक जी आपसे भी गुजारिश है, संगीत जी आपसे भी इतनी बड़ी प्रोफेसर डेजिग्नेशन क्या जाना चाहिए? अगर इसी पर 15 मिनट बहस होगी तो बुनियादी मुद्दा भटक जाएगा। आलोक जी अपनी बात कहिए। आलोक जी अपनी बात कहिए। अनुराग जी देखिए, एक बुलंदशहर में घटना घटी, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या होती, ठीक है, उसमें पूरी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हिंदुत्ववादी बालक जिसका आरएसएस ने ब्रेन वॉश किया, उसको जेल में डाल दिया पिछले हफ्ते। अब कोई मिलने नहीं जाएगा उससे। अभी बार बार आ रहा है सलमान खुर्शीद जी की बात, मैं बताता हूं क्या हुआ है। सलमान खुर्शीद जी का एक घर नैनीताल जिले में था, मुक्तेश्वर के पास, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि 8-10 लड़के सारे के सारे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने जाकर उनके घर के सामने वो कांग्रेसी भी हो सकता है, वो कांग्रेसी भी बनाने के लिए वहां कर दिया। बदनाम करना चाहते हैं। सुनिए ना जरा मुझे, आप यही अनुराग जी गलत बात है ना, मैं किसी के बीच में नहीं होता। बदनाम करते हैं सर, आपकी पूरी आलोक जी कहिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। रोहित भाई मैं आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। रोहित भाई आप ही जवाब दीजिएगा आलोक जी की बातों का। आलोक जी कंप्लीट कीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ भाई। नहीं कहिए। वो नैनीताल के, वो मुक्तेश्वर के लड़के, सुंदर खाल और आसपास के गांव के लड़के, 8-9 लड़के, वो सारे के सारे जेल में हैं। और सलमान खुर्शीद अगर गलत थे और सारे हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, वो आरएसएस के ब्रेन वॉश किए हुए हैं, वो जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। उनके परिवारों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर अप्रोच किया। अरे सुनिए ना भाई, आप लोग वास्तविकता से क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं आप लोग? उन 8 से 9 लड़कों का जो भविष्य खराब हुआ, आपके जो वो आरएसएस ने ब्रेन वॉश करके किया। लोगों ने हिंदुओं का तीसरी चीज में वापस आता हूँ, वो भी आपके 2 उदाहरण काफी है। आलोक जी 2 नजीर काफी है। रोहित चहल, आलोक जी 2 नजीर काफी है। रोहित चहल का रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी आप डिबेट को सीरियस कराइए। आलोक जी आपने 2 उदाहरण दिए। आलोक जी आपने 2 उदाहरण दिए, दोनों उदाहरणों पर रोहित चहल एक सेकंड। आलोक जी ने 2 उदाहरण दिए। रोहित चहल ये आरोप लगाते हुए कि संघ लगातार ब्रेन वॉश कर रहा है। 2 उदाहरण आपके सामने, जवाब दीजिए रोहित चहल। सर मैंने आपको उदाहरण दिया, गोधरा के अंदर कार सेवकों को, बच्चों को जिंदा जलाने का काम कांग्रेसी के लोगों ने किया। आप बताइए ना, आज कश्मीर के अंदर कत्लेआम कराया गया, वो आज बताइए दिल्ली के अंदर सज्जन कुमार किस चीज को लेकर है? सिखों का कत्लेआम करने को लेकर आपके नेता, कांग्रेस के नेता जेल के अंदर है। सर बताइए, जवाब दीजिए। आपने वाइट वॉश किया था, आपके नेता राजीव गांधी ने कहा था एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, और सिखों का 5000 स्पीच कराइए उनकी। आपके नेता राजीव गांधी ने कराया था सर, दिल्ली के अंदर खून किया था।
कत्ल किए थे सिखों का, आज आप भाग गए। स्काइप देखिए। आलोक जी आपने दो उदाहरण दिए, रोहित चहल ने भी दो उदाहरण दिए, गुजरात का, दिल्ली का। आलोक जी, और आपसे आप देखिए, आप मुझे तकरीबन 2 दशक से जानते हैं आलोक शर्मा। ये बहुत आसान काम होता है कि मैसेंजर को ही कटघरे में खड़ा कर दो, जो सवाल पूछने वाला है उसको ही कटघरे में खड़ा कर दो। 2 उदाहरण आपने दिए, 2 उदाहरण रोहित चहल ने दिए। मैं फिर आप ही के पास आ रहा हूं। ये तो बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है ना सर। आप अपनी सुविधा के हिसाब से नजीर देंगे, रोहित चहल का राहत के हिसाब से उदाहरण देना नहीं है। रोहित चहल रूलिंग पार्टी का है, रोहित चहल को उत्तर देना चाहिए प्रश्न का। आपकी पार्टी आपके विचारों में रोहित चहल को एग्जाम्पल नहीं देना है। रोहित चहल बीजेपी से है, रूलिंग पार्टी से है, तो रोहित चहल का काम प्रश्नों का उत्तर देना है। अपोजिशन प्रश्न पूछता है, सत्ताधारी को उत्तर देना है, ये उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। लाल आतंकवादी है, मेरी विचारधारा पे चले आए, फिर 1857 में चले जाएंगे, पूरी दुनिया, फिर 1947 में चले जाना, फिर चाइना पहुंच जाना, फिर पाकिस्तान चले जाना, लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं तुम्हारे पास। जो प्रश्न आलोक जी ने पूछे हैं तुम्हारे पास उत्तर है ही नहीं। ठीक है, समस्या ये है। विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग पहुंच जाओ, चाइना सवाल, या इमरान खान के पास पाकिस्तान पहुंच जाओ। विवेक श्रीवास्तव, नेहरू जिम्मेदार, या पाकिस्तान जिम्मेदार, या चाइना जिम्मेदार, या वामपंथी जिम्मेदार। विवेक श्रीवास्तव, अरे लाल झंडा, विवेक श्रीवास्तव, आलोक शर्मा ने जो सवाल किया उसका जवाब मैं रोहित चहल से सीधा मांग लेता हूं। रोहित चहल, आलोक शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि संघ ब्रेन वॉश करता है देश के मासूमों का। रोहित चहल, कहां है रोहित के पास जवाब? अरे भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, ये भागेंगे। यहाँ पर वामपंथी गुंडे जो बैठे हैं यहाँ पर, जो जिस तरीके से दुनिया के अंदर 55 मिलियन लोगों की हत्या लाल आतंकवाद ने की है। आज देखिए दंतेवाड़ा और जिस तरीके से गढ़चिरौली के अंदर भोले वाले हमारे जो जनजाति के लोग हैं उनके हाथ में हथियार थमाते हैं लोग, युवाओं के हाथ में। सिर्फ सबसे बड़ा खतरनाक, कल करियर खराब हो गया आलोक जी के किसी प्रश्न का उत्तर भाजपा के पास नहीं है। आलोक शर्मा के सवाल का जवाब नहीं हुआ। आलोक शर्मा ने सीधा सवाल पूछा कि ब्रेन वॉश करता है। रोहित चहल, बहुत संक्षेप में। सर गांधी परिवार जो है जिस प्रकार से आतंकवादियों साथ सोनिया गांधी अपने आतंकवादी बच्चों के लिए रोती है, वो ब्रेन वॉश नहीं होता। पाकिस्तान तो आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप गांधी परिवार ने आरएसएस की बात हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जितना राष्ट्रवादी संगठन कोई नहीं है सर। आप जाके देखिए वनवासी क्षेत्रों में। अरे हम क्यों जवाब दें भैया, सरकार में तुम हो, तुम सरकार के स्पोक्स पर्सन बन के आए हो, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, उत्तर मैं दूंगा क्या? आप लोग कोशिश करते रहिए, रिजाइन कर दें, फिर मोदी साहब को बोलो हम आते हैं, हम उत्तर भी देंगे, देश भी संभालेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। माफ कीजिए रोहित चहल, माफ कीजिए, आप आलोक जी के सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाए, हालांकि आपने अपनी दलीलें दी। दिल्ली से दीपक मदेशिया हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। दीपक, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हो, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आरएसएस दीमक है, मैं तो ये कहता हूँ दिग्विजय सिंह दीमक है जो कि हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व को अंदर से खा रहा है, और आरएसएस तो पेस्टिसाइड का काम कर रहा है, एंटीवायरस है वो आज की डेट में। हाँ, हम हिंदू जागरूक हो रहे हैं आज, तो आपको लग रहा है कि हाँ हिंदू डरे हुए, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। दीपक मदेशिया के मुताबिक हिंदू जागरूक हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह खुद कटघरे में। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देश की बहस लगातार जारी है, तुरंत हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज का मुद्दा दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसमें वो संघ की तुलना कर रहे हैं दीमक से। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले रुख जनता का दर्शक खरगोन से मनीष परसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मनीष। हेलो सर, दिग्विजय सिंह ने इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हिंदू को कभी ना तो हिंदू कभी खतरे में था और ना कभी हिंदू खतरे में रहेगा। दिग्विजय सिंह को इस बयानों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। तो मैं दिग्विजय सिंह से यही पूछना चाहता हूँ कि वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं। ठीक है मनीष, आपने अपनी बात कही, लेकिन इसी सवाल के साथ आलोक शर्मा साहब,
कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का कोई नेता सीधे सीधे हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करता है, हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को बताता है, वो बताता है कि हिंदू कैसे सही है, हिंदुत्व कैसे गलत है, ये मैसेज पहुंच नहीं पाता है सर जनता तक जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि कांग्रेस का नेता हिंदू धर्म पर ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है जो उसको नहीं खड़ा करना चाहिए। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते देश की बहस का आज का सवाल भी यही है कि क्या दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से बयान ऐसे होते हैं जिनका जनता को बहुत बाद में समझ आती है। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पेगासस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि जब भट्टा बैठ गया है व्यापार का भी और सब चीजों का, तब राहुल गांधी जी के बयान याद आते। मैं संगीत राजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यार मैं चुपचाप उठ जाता हूँ भाई। नहीं कहीं राहुल गांधी जी देखिए आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। देश में चुनाव चल रहा है, आलोक जी पागल लोग शब्दों की हर कोई मर्यादा रखे और बीच में एक आध वन लाइनर की गुंजाइश तो रहनी चाहिए। आलोक जी कहिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज ये पूरी तरह से उसकी सोच का नतीजा है कि इंस्पेक्टर सुबोध के जो हत्यारे हैं वो जेल के अंदर है। मरने वाला भी हिंदू था लेकिन मारने वाला हिंदुत्ववादी था। वो हिंदू था, वो बचाना चाहता था समाज को। दूसरी चीज, हिंदू सनातन है और हिंदुत्ववादी द्वंद्व पैदा कर, यही बेसिक फर्क है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं को हिंदुत्ववादी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कभी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कहा, लेकिन हिंदुत्ववादी लोग हेट स्पीचेस देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है। माफी राहुल गांधी जी ने कभी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी। संगीत राजी जी गलत कह रहे हैं। आज भी सूरत के उस न्यायालय में केस चल रहा है और ना माननीय राहुल गांधी जी कभी भी आरएसएस पे दिए गए किसी बयान के लिए माफी मांगी। ठीक है। अब मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल मेरा केवल पूछ लीजिए। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग बलात्कारी होते हैं, तो यार खाक आप लोग हिंदुत्ववादी हो, एक एफआईआर तो करवा देते कहीं। इन्होंने कहा कि हिंदू और लश्कर तैयबा जो है वो ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी हैं। अगर ये टिप्पणी की थी तो यार एक एफआईआर तो करा देते। इतने नपुंसक हैं भाजपा के हिंदुत्ववादी लोग। कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आलोक कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अनुराग जी, दिक्कत ये है कि झूठ का प्रचार इतना चल रहा है। ये अपने नेता राहुल गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है। सुनिए ना भैया, मैं केवल पूछना चाहता हूँ, वो बताते रहे अगर कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, अगर ऐसा बयान दिया तो संविधान के खिलाफ है, तो मोदी जी और अमित शाह जी क्या वहाँ मिनिस्ट्री में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं क्या? दोनों बैठ के कढ़ाई लगा रखी है उन्होंने। ठीक है, ये बात आपने कह दी पहले भी। ठीक है आलोक जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आपने सुना आलोक शर्मा। रोहित भाई मैं आऊंगा आपके पास, रोहित चैल में आऊंगा आपके पास, रोहित चैल में आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, आलोक शर्मा को आपने सुना अभी, संघ को लेकर जो बातें आलोक शर्मा ने अभी साझा की, कांग्रेस लगातार इस तरीके की बातें करती है संघ को लेकर। संघ की स्थिति किस तरीके की रही है पिछले 7 दशकों में आजादी से लेकर अब तक, वो अगर आप संक्षेप में, आपने पहले 30 सेकंड मांगे थे, इस बार आप 1 मिनट मांग लीजिए, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को सर कि संघ की स्थिति है क्या? देखिए, संघ के भारत की जो दृष्टि है वो वही दृष्टि है जो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि थी, महर्षि अरविंद की दृष्टि, बिपिन चंद्र पाल की दृष्टि थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की दृष्टि थी। और कुछ हद तक हम ये कहें कि यदि हिंदू और मुसलमान के प्रश्न को हटा दें तो गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पेज पर हैं। चाहे वो सिविलाइजेशन का मुद्दा हो, नेशन को परिभाषित करने का मुद्दा हो, काउ स्लाउटर का मामला हो, चाहे अनटचेबिलिटी का सवाल हो, रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल हो, लैंग्वेज का सवाल हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक का मामला हो, गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं। उसी लेगेसी को संघ आज भी चल रहा है। दुर्भाग्य है, क्या संघ मुसलमानों की विरोधी है? देखिए, संघ मुसलमानों की विरोधी नहीं है। क्या संघ देश विरोधी है? क्या संघ सिस्टम विरोधी है? संघ जो है वो संघ उन सबका विरोधी है। मुसलमानों की विरोधी भी है, संघ देश की विरोधी भी है। ये एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। प्रोफेसर संगीत, देश में यंगस्टर्स के माइंड को पॉइजन कर रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, चूंकि वामपंथी भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ कभी नहीं जुड़े,
ये भारत की उपज ही नहीं है, ये बाहर की विदेशी पैदाइश है, वैचारिक। अरे हमें आपके सांस्कृतिक धरोहर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखते हैं। इसीलिए धर्म व्यक्तिगत जीवन के लिए है, पॉलिटिकल जीवन में धर्म का कोई बात करता है वो ना होना समझ में नहीं आ रही चाहिए। है। आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे पैसा मांगते हैं, धर्म के नाम पे आपको सत्ता चाहिए, नकली साधुओं का गैंग बना रखा है। यहाँ पे एक साधु चीफ मिनिस्टर बना है, संघ एक वैचारिक राष्ट्रीय साधु यहाँ पे आश्रम खोल के पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सारा पैसा लेकिन ठीक है संगीत जी आपने समझा दिया, संगीत रागी आपने समझा दिया, लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपको लगता है आपके सामने तो दुविधा दोहरी है सर। आप उस संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही भारत से है, और आपको तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लपेटे में लेते हैं ये कहते हुए कि आप तो दरअसल में जो सोच है, पॉलिटिकल सोच है, वही देश की नहीं। आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? ये चीन के साथ सोच है, चीन की गुलामी जो विवेक श्रीवास्तव, देखिए सुना आपने रोहित चैल सुनिए जरा, आप सुनिए, चीन के गुलाम कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें रोहित चैल सुनिए जिस कमरे में आप बैठे हैं श्रीवास्तव, अरे सुनिए तो विवेक श्रीवास्तव जवाब जिस कमरे में विवेक श्रीवास्तव देखिए कोई सोच भाई वामपंथ विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अमेरिकन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद जापानीज पर्सपेक्टिव, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है जिसके हिसाब से कम्युनिज्म आता है। चाइना में अलग तरह का कम्युनिज्म है, रशिया में अलग तरह का कम्युनिज्म है, भारत संगीत रागी साहब सुन लेते हैं, संगीत रागी साहब सुन लीजिए, संगीत रागी साहब सुन लीजिए, देश को तोड़ने पे काम करते थे, केजीबी के लिए काम करते हैं। सुनिए, आरएसएस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को ग्लोरीफाई किया, प्रधानमंत्री ने भी उसका अनुमोदन किया है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह बोले हैं, दिग्विजय सिंह सही बोले हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गांधी और आरएसएस का कोई मेल नहीं है। गांधी प्रेम के लिए विचारधारा का आरोप लगता है वो दरअसल में बेबुनियाद है। रोहित चैल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रोहित, देखिए 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो जब भारतीय सेना को खून की आवश्यकता थी तो ये वामपंथियों ने केरला के अंदर इनके नेता ने 1962 को छोड़ दीजिए प्रभु, दिग्विजय सिंह पे आ जाइए कभी कभार, साध्वी प्रज्ञा पे बोल दीजिए, गोडसे पे बोल दीजिए, करने में लगे हैं। ये जो साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे की मूर्ति बनवाने के बारे में बात करी, इन्होंने चीन की सेना का चीन की दलाली आ गई बीच में। मैं गोडसे की बात करता हूँ, चाइना चले जाते हैं। सारी जानकारियां चीनियों को दे रहे थे। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के साथ जो हमारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है वही भाषा, अरे कोई कहीं नहीं गया। कांग्रेस देशभक्त, कम्युनिस्ट देशभक्त, इनके इमरान खान समझ गए, कांग्रेस भी देशभक्त है, कम्युनिस्ट भी देशभक्त है, समाजवादी पार्टी भी देशभक्त है, सब देशभक्त है। यहाँ पे सब इसी देश में है, सब यहीं रहते हैं, यही चुनाव लड़ते हैं। ये बेकार का नैरेटिव अपने घर में रखो और हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, राम के नाम को बेचना बंद करो, राम के नाम पे पैसे लेना बंद करो, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानो। अरे बताओ किस तरीके से आपके चीनी जो वहां पर जो आपके सैनिक खड़े थे, आपके चीनी सैनिक, उनको भारत देश में अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और जिस दिन हम सत्ता में आए हम आरएसएस को बैन करेंगे। अरे दलाली छोड़ो, हम करेंगे बैन आरएसएस को। वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो। रोहित चहल लेफ्टिस्ट अगर आए देश में तो आरएसएस पर बैन। खड़े हो, कोई चीन का दलाल नहीं है। कब तक चीनियों के एक्सपोर्ट करके अपने लाते रहोगे? आलोक शर्मा, क्या ये आपके भी किसी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगा? नहीं है भाई साहब, मोदी साहब को बोल दीजिए, बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में तो चाइना से ट्रेड बंद करे। बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में तो चाइना से ट्रेड बंद करके दिखाओ। गलत काम करती है तो अगर 2024 में आप सत्ता में आए तो प्रतिबंध, या जिन राज्यों में आप सत्ता में आलोक शर्मा वहां पर बैन पूरी तरीके से, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अरे मुझे लगता है कि चुनाव चल रहा, हिंदुत्ववादी जो सोच है, इस हिंदुत्ववादी सोच को जरूर रोहित चहल चर्चा संघ पर, राहुल गांधी पर नहीं, रोहित चहल राहुल गांधी पर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन जरूर सवाल कीजिएगा। आलोक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्या संघ पर प्रतिबंध लगा देंगे? अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर बंद हो जाएंगे, बताना तो चाहिए राहुल गांधी, आदिवासी कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। आलोक शर्मा, कौन से सीक्रेट मिशन? आलोक शर्मा, रोहित जी,
रोहित जी सुन लीजिए, आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है सरस्वती शिशु मंदिर या कोई भी संस्था जो चल रही है, जो संस्था आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई एंकर सवाल नहीं उठाता, इतनी राष्ट्रवादी संस्था है तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा? सर कोई नेता पीआईएल क्यों नहीं ठोकता है? कोई नेता सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं जाता है? क्या सब कुछ नहीं? सारे सवाल कांग्रेस से ही पूछेंगे क्या आप लोग? मैं तो नेता कह रहा हूं आलोक शर्मा साहब, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा नारायण भाई। मैं तो जानना चाहता हूँ भाई, किसी ने पिछले 2-4-5 साल में किसी एक एंकर ने हिम्मत दिखा दी हो? सर 2006 में आरटीआई आप ही लाए थे, कांग्रेस के कितने नेताओं ने आरटीआई डाल दी संघ पर? 2014 तक तो सत्ता में थे, 2021 चल रहा है। जिस आरटीआई को आप लाए थे उस आरटीआई के तहत संघ के खिलाफ कितनी आरटीआई डाली गई संबंधित विभाग में, संबंधित मंत्रालय में? सुप्रीम कोर्ट में कितनी पीआईएल दाखिल की गई? कितनी राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई जिनमें सत्ता में आप थे? आरटीआई उसके खिलाफ लगी थी है जो कहीं का कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो, और पीआईएल उसके खिलाफ कैसे लगाए बता दीजिए आप जरा मुझे। अनुराग जी, आरटीआई तो उसके खिलाफ परेड में आरएसएस ने वापस आते हैं हम उस समय खुद बुलाया 26 जनवरी परेड में अनुराग जी मैंने आलोक जी देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात, मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां अभी आप सत्ता में वहां संघ को बैन कर देंगे? के बाद आलोक आरएसएस की परेड होगी सड़कों पर। आलोक शर्मा, केवल आलोक शर्मा की आवाज, केवल आलोक शर्मा की आवाज। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बैन संघ? जिस तरह की हिंदुत्ववादी सोच आरएसएस ने पैदा की है, तमाम लोगों को जेल में डालने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है। कौन कौन कहां पकड़े गए? महाराष्ट्र की पुलिस एक बाबा को पकड़ती है मध्य प्रदेश से, खजुराहो से, दूसरे को कहां से पकड़ती है? इंदौर से। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं है, माफ कीजिए आलोक जी। नहीं, आरएसएस में बैन कैसे लगाया जाएगा? आरएसएस जब अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करा रही है तो बैन किस पे लगाएंगे आप बताइए? ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आलोक जी कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल इस मामले में जरूर सलाह देगा प्रवक्ताओं को। संगीत रागी मुस्कुरा रहे हैं। उसको अनुराग जी, देखिए गलत बात अनुराग जी, आप बिल्कुल भी कांग्रेस को समय नहीं दे रहे हैं। आलोक जी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात। आलोक जी जो बात आप कह रहे हैं वो दरअसल में थोड़ी हास्यास्पद लग रही है, वो समझ से परे है। वो संस्था जो इस देश में दशकों से है, वो अगर आपके मुताबिक प्रतिबंधित होनी चाहिए तो वो इसलिए प्रतिबंधित नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको बैन किया जा रहा है। और जब कांग्रेस आलोक जी कसाब को पकड़ा था ना। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपके मुताबिक संघ आतंकी संगठन जैसा काम करता है, दीमक की तरह काम करता है, तो आप खुद सोचिए आप दलील क्या दे रहे हैं? अपमानित करने का काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अपने हास्यास्पद दलील है, आपकी सर हंसी आ रही है। सिर्फ सवाल वोटों की खातिर, मुस्लिम वोटों की खातिर चुनाव आते ही आपको हिंदुओं में आतंकवादी दिखाई देने लग जाते हैं। आलोक जी, आपको भगवान दिखाने लग जाते हैं। आलोक जी बताइए ना, शर्म आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए संघ पर प्रतिबंध नहीं लगेगा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? मैंने कहा कि जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको पूरी तरह से दो बोलने शुरू हो जाएंगे। अनुराग जी, आप अपने गेस्ट को केवल रोहित चैल बोल रहे हैं, आप बोलिए सर। मैंने तो बहुत सीधा हिंदुत्ववादी सोच के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। और 2014 से पहले कितने आरएसएस समर्थक विचारक बैठते थे? 2014 से पहले कितने टीवी पर बैठे थे? केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था। तीनों बार प्रतिबंध लगाए थे, तब क्या संघ रजिस्टर्ड संस्था थी क्या? रजिस्टर्ड संख्या थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस की ये दलील वाकई थोड़ा अजीबोगरीब है कि संघ अगर उनको लगता है कि देश विरोधी काम करती है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संघ रजिस्टर्ड नहीं है। सवाल भी हमने आपसे यही पूछा था, उस सवाल का जवाब एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। जो दर्शकों ने इस मुद्दे पर सोचा है, 70% को लगता है कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, 30% को लगता है कि नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।